हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर वैलेंटाइन वीक तो चला गया, इतनी प्यार वाली गाने सुना रहे हो आप मेरे को अभी। भाई जब वो डिग्री का बुखार चढ़ता है ना सर पे, ये प्यार वाली गानों में ना वो मोटिवेशन नज़र आता है। हाँ, आप एक बार इस गाने को ना उस डिग्री से कंपेयर करना। और ये सही बात है, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, सही बता रहा हूँ। ये मंजिल पाने के बाद मैं फील कर रहा हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन पास करने के बाद है ना, मेरे को वो सब दिन याद आता है। मैं अभी इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, वो रील्स देखता हूँ बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन पढ़ाई कर देख के, मतलब लगता है हाँ यार अच्छा लगता था वो भी। मतलब इसको एंजॉय करो यार, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे हाथ सर पे हाथ डाल के पढ़ रहे पढ़े जा रहे। नहीं यार, हंस के पढ़ो ना। जो भी पढ़ो थोड़ी देर पढ़ो कि हंस के पढ़ो यार। बहुत सही मत है। सफ़र बहुत खूबसूरत है, बस उसको हंस हंस के पढ़ो। हाँ देखो, ये ह्यूमन नेचर है कि हाँ एग्जाम्स में टेंशन आएंगे, ये सब टेंशन आएंगे, बट जब पढ़ रहे हो ना, जब पढ़ रहे हो तो हंस के पढ़ो, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो। ठीक है। और गाना सही बात है सर। मैं हर गाना में सी ए डिग्री देखता था। मैं वो उतना नहीं दिखता था इधर वैलेंटाइन भी क्या है वो। हर गाना मेरे को सी ए डिग्री नजर आता, चाहे वो जो गाना बजे मैं उसको सी ए डिग्री से लिंक करता था। ठीक है। चलो सर, ये सब तो हो गया। सर ऑडिट का लेक्चर नंबर 2 डालेंगे आज। होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर नंबर 1। 3 लेक्चर में इस ऑडिट के सी एफ एस खत्म कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है इससे। ऑब्जेक्टिव कह नहीं सकते आता ही नहीं आता है, बट ऑब्जेक्टिव एक दो, जैसे मैंने इस बार पेपर दिया था एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का था सी एफ एस से। तो ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 1-2 जगह ऑब्जेक्टिव होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है। बट ज़्यादा चांसेस ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव की नहीं है, ये मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है। कल हमने क्या देखा सर, सी एफ एस हम क्या करते हैं, ऑडिट ऑफ सी एफ एस करते हैं। और क्या देखा था हमने कि कब कब सी एफ एस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें हमने 3 केसेस देखे। होली ओन सब्सिडरी होगा या पार्टली ओन सब्सिडरी है, मेंबर्स को इंटीमेट हो जाए, मेंबर बोले कि हाँ ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सी एफ एस नहीं बना सकते हैं। सी एफ एस क्या होता है, जब पेरेंट का सब्सिडरी पे कंट्रोल होता है उसे सी एफ एस बनाना पड़ता है, जब 50% ऊपर कंट्रोल होता है। और क्या होता है, प्लस वो कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, लिस्टिंग के लिए भी नहीं जानी चाहिए। प्लस क्या था, उसके अल्टीमेट पेरेंट है। अगर वो खुद अल्टीमेट पेरेंट है तब तो उसको बाय डिफॉल्ट सी एफ एस देना पड़ेगा। जैसे मान लो ये खुद अल्टीमेट पेरेंट है, तो इसके लिए कोई बाय डिफॉल्ट ये सीएफएस देगा। बट इसके ऊपर कोई और पेरेंट है ना, इसने अगर सीएफएस प्रिपेयर करके सबमिट कर दिया ना, तो इसको सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा। बट अगर बोल दिया जाए कि ये है ही नहीं, ये खुद का अल्टीमेट है, तो भाई तब तो कोई मतलब ही नहीं, तुम लिस्टेड हो लिस्टेड नहीं हो, तुमने सीएफएस बनाना ही पड़ेगा फिर तो। बट अल्टीमेट पेरेंट है कोई, उसने बना दिया, फिर सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा। और क्या पढ़ा सर, इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले में केस में पढ़ा हमने कि उसका मेन पर्पस ही क्या था, रिटर्न कमाने का, रिटर्न कमा के इन्वेस्टर्स को देने का। पढ़ा सर, क्वेश्चन इस बार आया था, इसी पे आया था, देखना क्वेश्चन उठा के। फिर थर्ड क्या पढ़ा था हमने, टेम्पररी कंट्रोल, जो एएस में होता है। बट इंड एएस में बोलता है कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं, एक दिन में तुमने 50% ऊपर कंट्रोल किया ना, सीएफएस बनाना पड़ेगा। बट देयर इज कंसेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल इन एएस 21, नॉट इन इंड एएस 110। तो जब भी क्वेश्चन बनाना ना, क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो देखना वो नीचे क्या पूछ रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एएस 21 या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एएस 110। इंड एएस 110 में कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं होता है, बट एएस 21 में टेम्पररी कंट्रोल होता है। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था, प्रॉपर सही समझ आया था, रिवाइज भी कर लिया। देखो ऑडिट में क्या होता है, रटिफिकेशन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, प्योर बोलूंगा, रटिफिकेशन है थोड़ा। बट इसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अगर डिटेन करते जाएंगे ना, दिमाग में बहुत चीज़ें बैठ जाती है। आराम से समझ के पढ़ेंगे तो, और हंस के पढ़ो यार, मैं स्टार्टिंग से बोला हंस के पढ़ो, एंजॉय कर पढ़ो, इतना सर पे हाथ रख के मत पढ़ो यार, टेंशन मत पढ़ो। फिर वो पढ़ाई नहीं रहती है, फिर वो पढ़ाई बोझ लगने लगती है यार, खत्म करना ही है। आराम, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है। मेरा यही है, मेरे को जब भी पढ़ता हूँ, मैं लोग में पूछते इतना हंस के क्यों पढ़ रहे, भाई मेरे को अच्छा लगता है। मैं एज ए टीचिंग करने के हिसाब से पढ़ता था। कभी ये मत पढ़ो कि तुम एज ए स्टूडेंट पढ़ो, सोचो कि इसको अगर किसी को पढ़ाना होगा तो तुम्हें वैसे तो कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे ना अपने, तो एज ए टीचर समझ के पढ़ो कि हाँ तुम्हें आगे इसको टीचिंग करना होगा, तो तुम्हें एज अपना कंसेप्ट क्लियर करना है अभी। ठीक है। सर आज नया चैप्टर लेक्चर नंबर 2 है, स्टार्टिंग करते हैं। सर मैं एज ए क्वेश्चन में मिलूंगा, हर टॉपिक को मैं एज ए क्वेश्चन में मिलूंगा कि आपको याद आएगा कि हाँ इस चैप्टर से 10-11 क्वेश्चन बनते हैं, और मैं उसको बताऊंगा आराम से। सर आज स्टार्ट करने वाले हम, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। सर पेरेंट एंटिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ क्या बोला है, देखो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। तो आपको एक बात याद रखना है, आपको ना क्वेश्चन पकड़ने आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नहीं, पेरेंट एंटिटी। पेरेंट एंटिटी कौन हुआ, जैसे मान लो ये है, इसका 60% इंटरेस्ट है इस कंपनी में, इसका 55% है इंटरेस्ट इस कंपनी में, ये एक्स है, ये मान लो वाई है। तो ये दोनों क्या हुआ, ये पेरेंट हुआ, ये क्या हुआ, सब्सिडी हो गया, सब्सिडी हो गया। तो ये बोला जो पेरेंट कंपनी है ना, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो इस चैप्टर में 6-7 पॉइंट दिए, मैं उसको अच्छे पॉइंट समझाऊंगा आराम से कि इस पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब्सिडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये सब्सिडी की, ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा है इस, ठीक है। अब हम एक एक करके क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हटाओ, फर्स्ट पॉइंट करते हैं, आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स लाइक सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, ये लिखना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, देखो मैं इसे बोल रहा हूँ, आपके पास नोट्स आ जाएंगे, मैं समझाते जाऊंगा, आपके पास एक प्रॉपर रिफाइन में नोट्स है, आपको दिमाग नहीं लगाना अभी ज़्यादा, जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, पेरेंट एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हम बस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ये ऑडिटर गया बोला पेरेंट एंटिटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो इस चैप्टर में बताया कि पेरेंट एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पेरेंट एंटिटी क्या करेगा, आइडेंटिफाइंग करेगा, क्या करेगा, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होता है, सिंपल सी बात, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट्स, दे आर नोन एज कंपोनेंट्स। पेरेंट एंटिटी के ये क्या हुए, कंपोनेंट्स हुए। मान लो कोई XYZ सब्सिडरी है, मान लो कोई यहाँ पे एसोसिएट्स है, तो ये क्या हुआ, पेरेंट एंटिटी का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई देखो CFS बनाने से पहले पता तो होना चाहिए कि CFS में आएगा कौन कौन, या मान लो पेरेंट एंटिटी के अंदर कौन कौन से यूनिट्स या कंपोनेंट्स है, तो सबसे पहले पेरेंट एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम खुद पता करो कि तुम्हारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तभी तो तुम बाद में जब कंपोनेंट्स पता चल गया हाँ Y है X है, तभी तो तुम बाद में आके सबका एक एक करके CFS बनाओगे। जब तुम्हें कंपोनेंट पता ही नहीं होंगे तुम्हारे कंपोनेंट्स है कौन कौन, जैसे मान लो इसका यहाँ पे दिल्ली में एक सब्सिडरी है, मुंबई में सब्सिडरी है और एक बैंगलोर में सब्सिडरी है, तो तुम पहले आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि तुम्हारे कंपोनेंट्स है कौन को, तुमने दिल्ली और मुंबई लगा लिया तो बैंगलोर छूट गया ना। तो पेरेंट एंटिटी सबसे पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट एंटिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले तुम एक काम करो, तुम सारे कंपोनेंट्स ढूंढ के लाओ कि जहां भी जितने बिखरे हुए कंपोनेंट्स हैं ना सबको एक जगह इकट्ठा करो। बाद में देखेंगे CFS में आएगा कि नहीं आएगा, क्या है, पहले आइडेंटिफाई तो करो कंपोनेंट्स कौन कौन है तुम्हारे। तो आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ क्या, पेरेंट एंटिटी, लाइक क्या क्या, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट एंटिटी। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर क्वेश्चन आता है, ये पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है अभी इस चैप्टर का हाईली इंपॉर्टेंट, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा मैं हाईली इंपॉर्टेंट बताऊंगा, पूछ सकता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी, ठीक है। सेकंड क्या बोला, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल, एकदम स्टेप बाय चलेंगे, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। चलो सर आराम समझाओ, ठीक है, चलो मैं आराम समझाता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम समझेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, एक डिस्क्रिप्टिव वे में 5 में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देखो पेरेंट कंपनी एक ही सब्सिडी लेते हैं सॉरी 55%, जो 2 लेते हैं, ये दिल्ली में है। पेरेंट कंपनी कहाँ की है, पूना की, ठीक है, पुणे की है। एक है बिहार में कोई कंपनी है, इसमें 60% है। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफाई करो। तो पेरेंट एंटिटी आइडेंटिफाई किया कि मेरा एक दिल्ली में है एक बिहार में है, ये हमारे क्या है, कंपोनेंट्स है, दोनों सब्सिडरी है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर हो सकता है लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं सब्सिडरी है। अब हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पेरेंट एंटिटी की, कि भाई हमें क्या करना है, CFS बना रहे हैं। CFS में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि पेरेंट, मान लो पेरेंट की पेबल है, बिल्स रिसीवल है 50 है, सब्सिडरी 1 का 30 है, सब्सिडरी 2 का 20 है, तो टोटल कितना हो गया 100। तो भाई सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑब्टेन करो एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। दिल्ली से जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आने वाले हैं कंपोनेंट से, उसको एक्यूरेटली लाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली वाले का सब्सिडी में बिल्स रिसीवर में 20 है और उसने दे दिया 15, नहीं, ये भी चेक करो कि जो कंपोनेंट्स, क्योंकि हमें पता है ना CFS में क्या होता है, सिंपल सी बात, SFS प्लस SFS इज इक्वल टू CFS। तो वो जो SFS लेके आ रहे हैं ना तुम, CFS बनाने की जिम्मेदारी इसकी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी होगी कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन खींचे दिल्ली वाले से। ऐसा नहीं हो दिल्ली वाले के बिल्स रिसीवर में लिखा हुआ है 10 रुपये और वो लेके आ गया 5 रुपये का इन्फॉर्मेशन, 5 रुपये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। तो पेरेंट एंटिटी तुम्हारा तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम पहले कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करो। जब कंपोनेंट्स पता लगा लिए तो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उससे एक्यूरेटली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि जब एक्यूरेटली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएंगे ना, एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएंगे तभी CFS सही बनेगा। मान लो यहाँ पे 30 सही है, 20 सही है तो 100 सही है, बट इसने दिल्ली वाले ने क्या किया, 20 ही दिया, तो 20 दिया 90 आया, तो भाई इसकी इन्फॉर्मेशन ये गलत थी ना, और जब ये गलत तो CFS भी गलत आ गया ना। तो याद रखना ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट एंटिटी की।
कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तो एक्यूरेट बोला है मतलब सही होना चाहिए, एक तो बोला कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि 10 दे दिया 10 नहीं दिया रिसीवेबल का जो भी ट्रांजेक्शन है। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट एंटिटी की। देखो समझा रहा हूं, नोट से देखना, रिटेन दिमाग में हो जाएगा। एक स्टेप चल रहा है, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर क्या करो, उससे ग्रैब करो इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना कीवर्ड्स है, ठीक है। थर्ड नंबर, आइडेंटिफाइंग related parties and related party transaction। सब मतलब देखो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सब पेरेंट की चल रही है। क्वेश्चन याद रखना, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ये सारे पॉइंट्स आपको आना चाहिए, इजी इजी पॉइंट्स सब है। पहले आइडेंटिफाई करो, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालो, फिर थर्ड क्या बोला, रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन निकालो। क्यों सर? देखो मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी में इसका 60% है। मान लो इसका कोई केएमपी है इस कंपनी का, और केएमपी क्या कर रहा है, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो याद रखना, हमने पढ़ा है सर, रिलेटेड पार्टी एएस में पढ़ते हैं कि एक देखो, एक तो हो गया बाई 60% 50% से ऊपर कंट्रोल कर लिया तो एक कंट्रोल आ जाता है उस पर, तो वो सब्सिडी बन जाती है। बट एक आता है एक इनडायरेक्टली वे में भी कंट्रोल होते हैं कि उसका हमारे केएमपी उस किसी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, पावर होल्ड कर रहे हैं, केएमपी बने हुए हैं, तो ऐसे करके कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कुछ भी। जिसमें मान लो ना एक होता है डायरेक्ट, ये होता है डायरेक्ट 60% होल्ड कर रखा है इसमें। मान लो कोई कंपनी है एबीसी, 60% होल्ड कर रखा है तो डायरेक्ट सब्सिडी हो गई। बट एक होता है घुमा के सब्सिडी, मतलब इसका केएमपी है, मान लो कोई एबीसी है, इसका केएमपी है, की मैनेजर पर्सन है, इसने क्या किया, किसी और कंपनी में 60% होल्ड कर दिया, तो क्या ये कंपनी भी इसकी सब्सिडी बनेगी? बन सकती है, बन सकती है। एक केएमपी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मतलब ऐसे देखो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, इसमें सिंपल है, दो समझाने का समझाया। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाई करो ऐसे रिलेटेड पार्टी। पहले तो पता करो कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी है तुम्हारी। ये भी रिलेटेड पार्टी है सब्सिडी, तो ये भी एक ज्वाइंट वेंचर, ये भी रिलेटेड पार्टी है। इस ज्वाइंट वेंचर का किसी में एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट है, तो एक चेन पता करो। तो रिलेटेड पार्टीज पता करो और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स पता करो। एक तो हो गया कि ठीक है ज्वाइंट वेंचर है, ये रिलेटेड पार्टी है, क्या इस रिलेटेड पार्टी ने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं, तो ये भी पता करना है। तो ये सब कौन पता करेगा? ये सब करेगा पेरेंट एंटिटी। तीन पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिया डायरेक्ट वे में, 60% है, 50% ऊपर है, ठीक है, सब्सिडी हुई। फिर उस सब्सिडी कंपोनेंट्स जहां से पता चल गए वहां से क्या किया, एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल लिया हमने, ठीक है। अब जब दोनों हो गए ना हमारे पास, तो तीसरा क्या हुआ, तीसरा पता किया कि चलो डायरेक्ट वे में तो पता चल रहा है, एक काम करते हैं हम रिलेटेड पार्टी भी पता करते हैं कि हो सकता है कोई इनडायरेक्टली वे में किसी का कंट्रोल बन रहा हो कहीं से। और जब रिलेटेड पार्टी पता कर लिया तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी देखेंगे। ऐसा नहीं होता कि रिलेटेड, ये मान लो केएमपी है इसका, ये रिलेटेड पार्टी है, केएमपी रिलेटेड पार्टी होती है, तो क्या रिलेटेड पार्टी हो गई तो ठीक है, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस भी हुए कुछ, किस केएमपी ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो दोनों पता करना है हमें। तो ये सब बस पता कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट एंटिटी की कि भाई पेरेंट एंटिटी पास ऑडिटर गया, पेरेंट एंटिटी बोलेगा देखो, ऑडिटर बोलेगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तुम ये करो अपना आराम से, ठीक है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हाईली इंपॉर्टेंट सर, ये मेरे को लग रहा है कि चांसेस है ज़्यादा आने के, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। एक क्वेश्चन और बनेगा चैप्टर जो मेरे को हाईली लगता है इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाईली इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ सर कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं एमटीपी आरटीपी में देखा है, कि इसलिए मैं एमटीपी आरटीपी डिस्कशन बोल के चलता हूँ अपने आपके साथ, ठीक है। और क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी, और क्या है, प्रिपेयरिंग नोट्स टू अकाउंट, कॉमा गुडविल कैलकुलेशन, कॉमा गेन ऑन बार्गेन परचेज एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। सर ये क्या होता है, चलो थोड़ा एफआर पढ़ाता हूँ आपको। मान लो ये कंपनी है एबीसी, ठीक है, इसने क्या किया 30% कंट्रोल किया किस पे, XYZ पे। तो क्या XYZ सब्सिडरी बन गई? नहीं बनी सब्सिडरी। ये कब किया, मान लो 1 अप्रैल 2020, क्योंकि सब्सिडरी कब बनती है, जब 50% से ऊपर कंट्रोल होता है किसी कंपनी पे। इसने क्या किया फिर 1 सितंबर को 15% और कंट्रोल कर लिया, टोटल कितना हो गया सर 45। क्या सब्सिडरी बन गई XYZ? अभी नहीं। फिर क्या किया इसने 10% कंट्रोल और ले लिया, कब, 1 अक्टूबर को। तो सर 10% जब कंट्रोल आया ना 1 अक्टूबर को, तब XYZ के पास टोटल करने कंट्रोल आ गया एबीसी का
30 + 15 45 10 55, मोर देन 50% कंट्रोल आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1 अक्टूबर डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या हुआ, ये डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या हुआ, कब उस कंपनी पे कंट्रोल आया हमारा। क्या इस दिन कंट्रोल आया था, नहीं। इस दिन आया था, नहीं, क्योंकि 50% से कम था ना। क्या इस दिन आ गया, हाँ। इस दिन कितना हो गया, 55%। मोर देन 50% कंट्रोल हो गया तो उस दिन होता है डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर क्या होता है ना, मैं एफ में पढ़ते आया, क्या होता है सर बताओ। सर इस दिन निकलता है गुडविल। सर गुडविल कैसे निकलता है, देखो मान लो इस कंपनी ने, किस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, किसने, एबीसी ने इन्वेस्टमेंट किया। एबीसी ने कितना, मान लो 100 लाख का, कितना परसेंट के लिए, 55% हो गया टोटल। अभी समझ लो वो स्टेप एक्विजिशन थोड़ा दूर रखो, अभी नॉर्मल समझो। 55% का हो गया, क्योंकि टोटल 55% हो गया। कितना में लिया, 100 लाख में इसको, क्योंकि यहाँ पे किया था मान लो 50 लाख, फिर यहाँ किया 40 लाख, फिर यहाँ किया 10 लाख, तो 100 लाख में कितना ले लिया, 55%। ठीक है। प्लस क्या होता है, एनसीआई। सपोज एनसीआई मान लो 20 लाख है, 120 लाख हो गया। माइनस क्या होता है, 100% नेट एसेट्स इस कंपनी के, किस कंपनी के, नेट एसेट्स ऑफ XYZ। मान लो 80 थे, तो ये 40 का क्या होता है सर, ये 40 का होता है गुडविल। या मान लो नेट एसेट ज़्यादा हो गया, तो ये 60 का क्या होता है, गेन ऑन बार्गेन परचेस। ये बस एफर समझा रहा हूँ, एफर पढ़ा नहीं रहा आपको, बस एक समझा रहा हूँ कि डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या होता है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। गुडविल बनता है किसी कंपनी का जब एक्वायर करते हो, या मान लो माइनस में चला गया तो नेगेटिव में चला गया ये वाला पोजीशन, तो ये 60 का गेन ऑन बार्गेन परचेज हो जाता है। तो ये सब कब होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब क्या हो, जब डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंट्रोल आता है ना किसी पेरेंट का सब्सिडी पे, उस डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या होता है, क्या क्या कैलकुलेशन होता है, गेन ऑन बार्गेन परचेज का कैलकुलेशन होता है, गुडविल की कैलकुलेशन होती है, नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। तो ये सब कौन बनाएगा, पेरेंट एंटिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई पेरेंट एंटिटी की। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पे सब्सिडरी बनाएगा, नहीं, पेरेंट एंटिटी मतलब कौन सर, ये एबीसी हमारा, एबीसी हमारा ये सब कैलकुलेशन करेगा। तो यही सब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट एंटिटी की। ये चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि गुडविल के कैलकुलेशन, डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या होगा, गुडविल कैलकुलेशन, गेन ऑफ बार्गेन परचेज, नोट्स टू अकाउंट, ये सब बनाएगा कौन, पेरेंट एंटिटी। क्या इस दिन पे बनाएगा, नहीं, इस दिन पे नहीं, जिस दिन कंट्रोल आता है उस दिन बनाता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, देखो आराम से 5-6 पॉइंट भी दिमाग में बैठा लो ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, 5-6 पॉइंट ही लिख के आना है। 100 नंबर नहीं आएगा ऑडिट में, बेट लगा लो मेरे से। ठीक है, 5-6 पॉइंट लिख के आओ, 5 में से 4 3.5 आराम से देगा, आराम से देगा। देने वाला 5 भी दे सकता है अगर खुश हो गया आपके आंसर देख के, तो बट 4 तो देगा। 5-6 पॉइंटर भी अच्छे से लिख के आओगे तो 1-2 लगा देना अपने से भी, चलो कोई बात नहीं, हटाओ जो जो पढ़ते हैं आराम से। 5th नंबर, हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी। सब मतलब देखो, हम अभी समझा रहे हो क्या, किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्मोनाइज मतलब क्या हुआ, जस्ट एक बार इक्वल, इक्वल करना, या मान लो सिंपल बात इक्वल, इक्वल पे लाना है। मतलब कहते नहीं है, दोनों को साथ में लिया के एक प्रॉपर मतलब कोऑर्डिनेशन करना, हार्मोनाइज करना, इक्वालिटी में, इक्वल मिलाना। ठीक है, मतलब सर क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी को इक्वल करना, कौन करेगा, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पड़े, पेरेंट एंटिटी की। मतलब सर देखो ये क्या है, ये मान लो पेरेंट है, ये फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर गुड्स के लिए। इसकी सब्सिडरी है, ये फॉलो कर रहा है वेटेज एवरेज वाला मेथड। अब बताओ इसकी क्लोजिंग स्टॉक मान लो आ रही है 80, इसकी क्लोजिंग स्टॉक आ रही है 120। अब दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी तो चेंज है, वो कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, ये कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। तो पेरेंट एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करो, हार्मोनाइज करो। तुम अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मन है वो यूज करो ना, तुम अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉस्ट और एनआरवी यूज करो, हम अपने कॉस्ट और वेटेज एवरेज यूज कर रहे हैं। बट जब सीएफएस बनता है ना, तो हार्मोनाइज करना पड़ता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब्सिडी थोड़ी ना सीएफएस बनाएगा जो ये हार्मोनाइज करेगा, सीएफएस इसको बनाना है। इससे अपना क्लोजिंग स्टॉक में 80 + 120 = 200 दिखाना है। तो इसके लिए पहले अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी तो हार्मोनाइज करो, फिर देखो हार्मोनाइज करने के बाद इसकी सीएफएस में फिगर कितनी आ रही है। हार्मोनाइज करने के बाद हो सकता है इसका 100 आ जाए, तो ये 220 आ जाएगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना है, इक्वल करना है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों का अलग अलग है, तो सीएफएस बनाने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना पड़ता है। इफ अलग अलग है तो दोनों अगर सिंपल यूज कर रहा है कॉस्ट एनआरवी, ये कॉस्ट और एनआरवी, तो देन हार्मोनाइज की बात ही नहीं आएगी। बट अगर पूछ दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये लिख के आना। इस पर केस स्टडीज कम चांसेस है इस क्वेश्चन पे, इस पे चांस है डायरेक्ट क्वेश्चन। एक दे देगा, बना के दे देगा कि ऐसे ऐसे कंपनी है, ऐसे दे देगा, नीचे लाइन लिख देगा व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट एंटिटी समझना, क्वेश्चन याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन याद रहेगा तो आंसर डायरेक्ट क्लिक होगा, ठीक है। एक लास्ट 6 पॉइंट मैंने मोस्टली सब में 5-6 पॉइंटर्स आराम से आपके लिए सिलेक्ट करके बनाए हैं और समझा के बता रहा हूँ। सिर्फ नोट्स दे दूंगा ना, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, डिकोड करने में दिक्कत होगा नोट्स को। किसी के नोट्स आप डायरेक्ट मत लेना। अगर आप किसी के नोट्स जोड़िए, मेरे नोट्स लो, किसी के नोट्स ले रहे हो ना, अगर उसने क्लासेस डाल रखी है ना सर, तभी लेना। अदरवाइज वो डिकोड करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मेहनत लग जाएगा डबल फिर, ठीक है। 6 नंबर क्या है? गैप कन्वर्जन। सही ये क्या होता है? देखो लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो क्या है। तुम हो इंडिया वाले, जोड़ी ने तुम्हारी ये मान लो सब्सिडरी है दिल्ली, एक सब्सिडरी है मुंबई, और एक सब्सिडरी चले गई तुम्हारी ब्राजील, ठीक है। अब एक बताओ, गैप कन्वर्जन जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। यहां पे तुम्हारा होता है फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहाँ फॉलो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिंपल बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये फॉलो करता है फॉरेन, मान लो इसमें फॉरेन स्टैंडर्ड कुछ है, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड है जो बाहर फॉलो होता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ है ऐसा, ठीक है। अब एक बात सोचो ना, इसने तो पूरा अकाउंटिंग पॉलिसी हिला रखा है। इंडिया वाले का अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, इसका अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। तो सिंपल बात है, गैप कन्वर्जन करना पड़ेगा। मतलब या तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लेके आओ, या तो इसको इस पे लेके आओ। मतलब मोस्टली यहाँ पे इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं इसके इन्फॉर्मेशन को, देन जाके CFS बनता है। तो ये पेरेंट एंटिटी करेगी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट एंटिटी का। क्या करना है? गैप कन्वर्जन। क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज था, तो हार्मोनाइज किया अकाउंटिंग पॉलिसीज को। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो फ्रेमवर्क ही चेंज है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, मान लो इंडिया फॉलो करती है, दोनों इंडिया वाले सब इंडिया वाले, और ये तो बाहर फॉरेन स्टैंडर्ड फॉलो करती है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिसी नहीं चेंज है, यहाँ पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज है। तो फ्रेमवर्क को कन्वर्जन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो पेरेंट एंटिटी जो CFS बना रही है, इसको कहते हैं गैप कन्वर्जन। सिंपल सी बात है, गैप कन्वर्जन करना। इफ वेयरएबल एप्लीकेबल, अगर है तो, मतलब ये क्यों बोला, मान लो ये फॉरेन कंपनी को है ही नहीं, इंडिया वाली है, तो गैप कन्वर्जन का सवाल ही नहीं हुआ। इंडिया वाली तो भाई इंडियन वाले को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है, ये इंडियंस फॉलो करना है। बट इफ एप्लीकेबल मतलब कोई बाहर वाली एंटिटी है जो बाहर वाली कोई फॉरेन स्टैंडर्ड फॉलो करती है, तब गैप कन्वर्जन लगेगा, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हुए। फिर से एक बार सर जल्दी बता दो, चलो 1 मिनट बताता हूँ जल्दी। नहीं, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कंपोनेंट्स को, जहां जहां कंपोनेंट्स हमारे बिखरे हैं ना, पहले उसको आइडेंटिफाई किया, फिर क्या किया, उससे एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाला, परफेक्ट। फिर क्या किया, फिर एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हमने और देखा कि इनडायरेक्टली वे में कंट्रोल और कहां कहां है, मतलब रिलेटेड पार्टीज कहां कहां बिखरी है। हमें रिलेटेड पार्टी से कभी कभी होता है, कभी कभी यूनिट्स का पता चलता है, तो रिलेटेड पार्टी पता कर लिया। फिर देखेंगे क्या रिलेटेड पार्टी होने के बाद कुछ ट्रांजेक्शन भी हुई है कि सिर्फ रिलेटेड पार्टीज है, ठीक है। चौथा क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या होता है, गुडविल क्रिएट होता है, गेन और बार्गेन क्रिएट होता है, ये कौन क्रिएट करेगा, पेरेंट एंटिटी। पांचवा क्या है, हार्मोनाइज करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इक्वल करना, ठीक है। छठा क्या है कि मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी छोड़ो, यहां तो पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज है, तो उसको क्या करना, सवार के इक्वल करके गैप कन्वर्जन करना। इफ एप्लीकेबल है तो कौन करेगा, ये सब कौन कर रहा है, पेरेंट एंटिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी, परफेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अब ये ऐसा देखो, हर को मैं क्वेश्चन ही वे मिलूंगा, ठीक है। एक तरह से आपको याद रहेगा, देखो जब नोट्स पढ़ोगे ना आपको, तो आपको याद आएगा, अच्छा हिट कर जाएगा आपको, अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे इसके 6 पॉइंट्स है, मैं समझाया हुआ है सर ने, बस याद करना है हमें। क्यों रिटेन करने का आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। जो समझा दिया आपको 10 दिन याद आएगा, 15 दिन याद रहेगा, बट उसको आपको दोबारा से दिमाग में रिटेन करना है, 2-3 बार स्टोर करके लॉक करना है, तो 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कंप्लीट नोट होना बहुत जरूरी है ऑडिट के लिए। बुक खोलोगे, बुक में ही घूम जाओगे, बुक देख के डर लगता है यार ऑडिट का, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो पेरेंट एंटिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि वहां पे अलग अलग बहुत डिफरेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे सारे पॉइंट लगभग सेम ही लगते हैं मेरे को देखने में। सो यह क्या बोला, अब बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अब जो ऑडिटर आया ये मान लो मिस्टर साहिल जी है, ठीक है, ऑडिट करने आए कंपनी का ABC। तो ये बोला जब ऑडिट करने आया है, नहीं CFS बनाने नहीं आया, CFS क्या काउंसिल ऑफ फाइनेंस की ऑडिट करने आया है, अभी आया ऑडिट करने, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी वो हमें जानना है, ठीक है।
परफेक्ट। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे ऑडिटर की, बहुत ईजी है, बचपन से बहुत पढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर दिखते आए हम, ठीक है। पहले क्या करेगा, द ऑडिटर, ये सारे नोट्स के पॉइंट है, ये सबको याद रखने हैं सर, एग्जाम में ये वाला आया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, कहीं पे एमटीपी में देखा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट आ रखा है, पॉइंटर्स मैंने सब डिफाइन कर दिया आपके लिए। द ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट CFS have been prepared as per applicable FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब सर डायग्रामेटिक में समझाता हूँ। ऑडिटर आया कंपनी के पास, बोला कंपनी अपनी CFS दिखाओ। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपना CFS दिखा दिया। तो ऑडिटर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो खुद को देखेगा, खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो उसका CFS बना ना, ये CFS ये प्रिपेयर्ड हुआ एज पर FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत प्रिपेयर किया गया है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं छूटी है FRF CFS में जो डलनी बाकी थी। मतलब सर FRF मतलब, चलो मैं समझाता हूँ FRF में क्या क्या आता है। मतलब जो हमारा इंडेस बना है ना, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बना है, इंडेस बोल रहा हूँ सॉरी, वो CFS बना है ना, वो शेड्यूल 3 को फॉलो करके बनाया कंपनी ने। और क्या, डिवीजन 2 को फॉलो किया जो कंपनीज की लगती है। और क्या, कंपनीज एक्ट को फॉलो करके बनाया गया, जिसमें हमें लिखा होता है सेक्शन 120 में कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनी है, ट्रू एंड फेयर है। तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ये 3 चीज़ आती है, शेड्यूल 3, डिवीजन 2 फॉर कंपनी होता है, डिवीजन 3 फॉर NBFC है, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब ऑडिटर आके चेक करेगा, बोलेगा कि XYZ क्या तुमने अपना CFS शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है, बोलेगा हाँ सर। क्या तुमने अपना CFS डिवीजन 2 के हिसाब से बनाया है, बोलेगा हाँ सर। क्या तुमने अपना CFS कंपनीज एक्ट को फॉलो करते बनाया है, जो सेक्शन 129 बोलता है कि इंडियस फॉलो करो, सॉरी AS के हिसाब से बनाओ, ट्रू एंड फेयर, बोलता है हाँ सर हमने सब फॉलो किया है। तो ठीक है, ये पहला पॉइंट खत्म। ऑडिटर सेटिस्फाई कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का। ऑडिटर आते ही नहीं बोलेगा कि हाँ परफेक्ट CFS खत्म, कंपनीज बताओ, नहीं, पहले देखेगा तुमने जो CFS बनाया है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाया है कि नहीं बनाया है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया हमने। द ऑडिटर अब देखो, द ऑडिटर ऑल्सो इंक्वायर किससे, इंक्वायरी किससे 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 मैनेजमेंट से। किस मैटर पे, जो सेक्शन 143(1) में दी गई है। देखो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, देखो 143(1) जब पढ़ोगे ना कंपनी ऑडिट, वहां पे है ये सब चीज। तो ऑडिटर देखो आते ही, देखो ऑडिटर आया, सिंपल नॉक किया, बोलेगा CFS तुमने FRF बनाया, बोलता हाँ। अब बोलेगा मुझे कुछ मैटर पे इंक्वायरी करना है, ऑडिटर CFS रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की CFS चेक करने आया, तो बोलेगा सर किस किस मैटर पे, तो बोलेगा कि ऑडिटर बोलेगा वो 143(1) में दी गई है मैटर। तो सर 143(1) याद करना है इसके लिए, देखो इसके लिए नहीं याद करना है, बट मैं रफली समझा देता हूँ 143(1) में क्या क्या, आपको ये लिखना है बस कि ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, क्या किस मैटर पे, जो मैटर कहाँ डिराइव है 143(1) में। सर 143(1) में क्या क्या होता है, ये मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है, 3-4 चीज बताता हूँ। ये क्या होता है ना, ये 143(1) में मैटर ये है कि क्या कंपनी ने कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर अपने P&L में डाल दी है क्या, ये सब मैटर्स है। देखो इसको अभी मैं डिराइव नहीं बताऊंगा, 143(1) को कंपनीज ऑडिट में पढ़ लोगे आप, ये मैं पढ़ा दूंगा, बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा ऑडिटर, क्या कुछ पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर आपने अपने P&L में डाले हैं क्या, ये इंक्वायरी के मैटर्स है 143(1) में, ठीक है। और क्या बचेगा, और क्या पूछेगा, कंपनी पूछेगा अरे आपने कुछ शेयर्स को कॉस्ट से कम में बेचे क्या, मान लो कुछ शेयर का कॉस्ट प्राइस है 100 और कंपनी ने क्या किया, उसको बेच दिया 20 पे, यार तुम कॉस्ट से कम में बेच रहे हो, क्या रीजन है, इंक्वायरी कर। देखो ऐसा ये मैटर्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सस्पिशियस लगते हैं, कि कंपनी ने P&L में पर्सनल एक्सपेंडिचर खर्चे दिखा के प्रॉफिट कम कर दिया, या और पूछेगा क्या, ये आपको याद नहीं करना है इसके लिए, वो आपको 143(1) याद कर लोगे, मैं बस समझाता हूँ रफली क्या क्या है 143(1) में इंक्वायरी करने के मैटर्स। क्या तुम अपने कुछ शेयर्स को कॉस्ट से भी कम में बेचे हैं, मार्केट प्राइस छोड़ो, कॉस्ट से कम में बेचे हैं क्या, ठीक है। और थर्ड क्या है सर, आपने जो लोन एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं, क्या उस पर आपने कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लिया, या मान लो कुछ सिक्योरिटी नहीं लिया, लोन एडवांसेस 100 करोड़ का आपने बांट दिया है, मान लो वो बाद में जाके वो कुछ घोटाला कर दे या पैसा नहीं दे, तो
तो ये सब इंक्वायरी करेगा, कौन करेगा? ऑडिटर। ये इंक्वायरी के मैटर कहाँ दिए? 143(1) में। ये मैंने को बताया कि ये मैटर टोटल 6 मैटर्स है, तो मैंने 3 बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सब मैटर क्या करता है? ऑडिटर इंक्वायरी करेगा, सीएफएस प्रिपेयर कर रहा है जो कंपनी ना, उससे इंक्वायरी करेगा, चेक करेगा कि एक तरह से रफली चेक करेगा कि कुछ गलत तो एंट्रीज नहीं डल रखी है। बुक एंट्रीज, चौथा बुक एंट्रीज है। बुक एंट्रीज क्या होती है? सिंपल फेक बोगस समझ लो, एंट्रीज ऐसी होती है। और क्या पूछेगा? क्या कंपनी ने कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया अपने पीरियड में? और क्या पूछेगा? कि आपने लोन एडवांसेस दिया है कंपनी, तो आपने कुछ सिक्योरिटी नहीं लिया है? तो ये जो मैटर्स है 143(1) में, 143(1) में अच्छे से याद रखोगे, इंग्लिश लाइन में दिया हुआ है, पर मैं समझा दिया हूँ आपको, ठीक है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की? इसको सी कर लो, इसको बी कर लो, इसको ए कर लो, ठीक है सर। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर ये क्या है? देखो अंतर 143(1) और 143(3) में क्या है? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ऑडिटर? इंक्वायरी कर रहा है, मतलब आया सामने मैनेजमेंट बोर्ड को मेंबर बैठाया और क्वेश्चन दागना चालू कर दिया। 6 क्वेश्चन है 143(1) में, वो पूछना चालू कर दिया। बट 143(3) में क्या है? ये हाईली इंपॉर्टेंट हो गया है, अभी कंपनीज एक्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर है ना बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, मतलब मेरे को लगता है शायद 10-15 पॉइंट है। क्या बोला है यहाँ पे? इंक्वायरी नहीं बोला, यहाँ बोला ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना है अंडर सेक्शन 143(3) वाले पॉइंट्स देख के। सर क्या क्या है इसमें? देखो मैं 2-3 चीज़ देखो, ये सब आपको इतना नहीं लिखना है अंदर पॉइंटर्स, बस ये सब आपको ये आना चाहिए कि 143 वाली रिपोर्टिंग करनी है, 143(1) वाली इंक्वायरी करनी है। देखो इंक्वायरी रिपोर्टिंग अलग है। रिपोर्टिंग मतलब क्या हुआ? आपने जो सीएफएस बनाया, ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा ना, उसमें 143(3) वाली रिपोर्टिंग करेगा। अगर ऑडिटर कुछ पता चल गया ये पॉइंटर्स कुछ है, तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 2-3 पॉइंटर है 143(3) में, ठीक है। पहला क्या? एएस के हिसाब से या इंडेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, ये सब रिपोर्टिंग है। नहीं बने हैं तो रिपोर्टिंग करना है ऑडिटर को। और क्या डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई है? क्या इंक्वायरी करेगा? ये सब इंक्वायरी तो करेगा, इसकी रिपोर्टिंग भी करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। और मैनेजर रिम्यूनरेशन के बारे में, क्या डायरेक्टर को कुछ कहते नहीं औकात से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं क्या कंपनी में? ये सब पता करने के लिए अब ये सब नए नए अमेंडमेंट हुए हैं 143(3) में कि ये सब ऑडिटर क्या करना है? रिपोर्टिंग करनी है। देखो आपको ये सब नहीं लिखना है अभी, इस चैप्टर में तो नहीं लिखना है। इस चैप्टर क्या लिखना है? ऑडिटर क्या करेगा? पहले चेक करेगा कि इंक्वायरी करेगा 143(1) वाली, फिर ऑडिटर क्या करेगा? 143(3) वाली रिपोर्टिंग्स करेगा। क्या क्या 143(3) में कि एएस के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है कंपनीज के, मैनेजर रिम्यूनरेशन औकात से ज़्यादा तो नहीं दे दिया गया है, कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, ठीक है। और क्या सर डी में? बता रहा हूँ सर, रुक जाओ। प्रिपेयरिंग सीएफएस, सर ये क्या है? देखो ऑडिटर आया, बोला कंपनी, सबसे पहले तो बताओ अपने एफआरएफ फॉलो किया? बोलता हाँ। बोलता ठीक है 143(1) की इंक्वायरी कर लिया मैंने? बोला हाँ। 143(3) वाली देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग करना होगा, कुछ गलत हुआ तो करेंगे। अब बोलेगा कि देखो तुम्हारी कंपोनेंट्स कौन कौन है? ये बोलेगा सर ये हमारी कंपोनेंट है XYZ एंड ये हमारी कंपोनेंट है PQR। बोलता ठीक है कैसे कंपोनेंट्स हैं? बोलता है सर इसमें हमने ना 49% कंट्रोल रखा है, इसमें 51% कंट्रोल रखा है। ऑडिटर बोलेगा है 49% कंट्रोल है और तुम इसको सबसी बोल रहे हो? तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर वैलिडेट करेगा वेदर प्रिपेयरिंग ऑफ सीएफएस इज एप्लीकेबल और नॉट। क्या इसके लिए सीएफएस, देखो मान लो या 49% है, कंपनी को गलत बता दिया कि 49% में सीएफएस बनता है, कुछ ऐसा घुमा के बता दिया, तो ऑडिटर आते ही देखेगा कि सीएफएस सही कि नहीं है। पहले ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि कंपनी को सीएफएस बनाने की जरूरत है। तो सेकंड केस और क्या हो सकता है? मान लो ऑडिटर आया और ये कंपनी थी कौन? रिलायंस इन्वेस्टमेंट कंपनी। भाई तो ऑडिटर आया, ऑडिटर पढ़ के आया था सीएफएस मेरे से, बोलेगा कंपनी तुम रिलायंस इन्वेस्टमेंट हो, तुम्हारा भले ही इसमें 55% है, भले इसमें 55%, तुमने सीएफएस बना दिया। यार तुम्हें सीएफएस बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमने पीछे पढ़ के आया है, मैंने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में। तो ऑडिटर आते ही ये भी चेक करेगा कि वैलिडेट करेगा वेदर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग सीएफएस इज एप्लीकेबल और नॉट फॉर द कंपनी या ऑफ द कंपनी, जो भी।
ठीक है। तो ऑडिटर ये भी वैलिड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, ऑडिटर देखो सीएफएस बनाया कंपनी नो डाउट, बट ऑडिटर ये भी चेक करेगा क्या पीछे वाले जो हमने देखा था जहाँ पे सीएफएस नहीं बनता है, क्या वो सब भी तो ऐसा नहीं है यहाँ पे हिट कर रहा हो। तो ऑडिटर आते ही अंधाधुंध सीएफएस चेक करना नहीं चालू करा, ऑडिटर पहले ये भी चेक करेगा कि सीएफएस बनाने की जरूरत भी थी कि नहीं थी। ऐसा नहीं कंपनी बस जबरदस्ती सीएफएस बना रही जबकि जरूरत है ही नहीं सीएफएस बनाने की। कंपनी हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी नहीं थी, कंपनी का होली ओन सब्सिडी थी, मान लो ये इसका कुछ ऐसा नीचे था PQ ABC में, तो इसको इसने क्या किया सीएफएस बनाया, ऑडिटर इसका था, तो इसको सीएफएस बनाने की जरूरत ही नहीं है जब इसका अल्टीमेट पेरेंट कर दे। मतलब ऐसा कुछ केस आया जहाँ पे ऑडिटर वैलिडेट करेगा कंपनी को सीएफएस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि कंपनी को सीएफएस बनाना है कि नहीं बनाना है। जबरदस्ती का बना दिया तो ये भी तो रिपोर्टिंग करेगा फिर ऑडिटर। वॉलंटरी बना रहे हो क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो या तो मान लो टेम्पररी कंट्रोल कुछ कॉन्सेप्ट आ गया तो ऑडिटर ये भी चेक करेगा कंपनी को सीएफएस बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। और एक पॉइंट और है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तो सब में पढ़ा हमने, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर सीएफएस रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। सिंपल सी बात है, सीएफएस बना है जो, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ओपिनियन देना, ऑडिटर आता ही ओपिनियन देने के लिए, चाहे मॉडिफाई क्वालिफाइड जो भी है। तो ऑडिटर को ये भी ओपिनियन दिया कि सीएफएस जो बना है वो ट्रू एंड फेयर है ही नहीं है। सर ट्रू एंड फेयर क्या होता है, कुछ अंडरवैल्यूड लाइबिलिटीज़ ना हो, ओवर वैल्यूड एसेट्स ना हो, ऐसे करके चेक करके ऑडिटर क्या करेगा, फाइनल देगा कि हाँ देखो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारा सीएफएस जो बना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। तो ये 6 पॉइंट्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये थी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर याद रखना क्वेश्चन ध्यान, आंसर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पकड़ना। क्वेश्चन पकड़ना जान जाओगे ना तो पॉइंटर्स ऑटोमेटिक निकल जाएंगे आपके दिमाग से, मतलब लिख दोगे आप। बट क्वेश्चन पकड़ोगे नहीं, आप कंफ्यूज हो गए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पेरेंट की क्या थी, पेरेंट में ऑडिटर की लिख के आ जाओगे, ऑडिटर में पेरेंट लिख के आओगे, नहीं, क्वेश्चन पकड़ना सीखो, ठीक है। चलो एक नोट लिख पाता हूँ यहाँ पे। हाँ सब पार्ट है सर, मैं कहीं नोट्स के वे में लिखवाऊंगा, देखो एक सीक्वेंस में नोट्स दूंगा मैं आपको। चलो इसमें एक चैप्टर में एक और नोट लिखवाता हूँ, while auditing of CFS may use the work of another auditor ठीक है। देखो ये कौन है, पेरेंट कंपनी 60% 70%, ये क्या हुई, दोनों सबसी। अभी बताओ इसका ऑडिटर आया सीएफएस की ऑडिट करने के लिए, तो सीएफएस में क्या पता था, हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेना था अपने कंपोनेंट से, मतलब इससे लेना था, ठीक है। इससे क्या करना था, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेना था, तभी तो 80 + 20 = 100 में सीएफएस बनता, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कंपनी का ऑडिटर था मिस्टर राम, इस कंपनी का ऑडिटर था मिस्टर राजू। तो ऑडिटर चाहे ना तो मिस्टर राम जो है ना वो चाहे ना मिस्टर राजू का भी हेल्प ले सकता है। मिस्टर राजू, हमने पता किया कि मतलब 20 लाख रुपए आए हैं वहाँ से, क्या ये सही है क्या? तो एक काम करो, तुम हमें थोड़ा असिस्टेंस दो, क्योंकि तुम सब्सिडरी के ऑडिटर हो, मैं पेरेंट का ऑडिटर हूँ। तो हम एक काम करते हैं ना, ऐसे 600 बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इसके ऐसे की यही है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। आप चाहो ना, कौन, पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर, आप दूसरे ऑडिटर का वर्क थोड़ा ना यूज कर सकते हो, या मान लो दूसरा ऑडिटर से क्या ले सकते हो, असिस्टेंस ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। ऐसे 600 बोलता है सीएफएस वाले में कि एक पेरेंट का है, बट क्या बोला, अगर मान लो पेरेंट का ऑडिटर और इसका ऑडिटर दोनों क्या होता है मिस्टर राम, तो ऐसे 600 लगता ही नहीं, क्योंकि मिस्टर राम ही पेरेंट का ऑडिटर है, मिस्टर राम ही सब्सिडी का ऑडिटर है, तो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर आएगा कहाँ से? तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि मान लो सब्सिडी का ऑडिटर मिस्टर राम ही है, पेरेंट का ऑडिटर मिस्टर राम ही है, तो क्या यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर लगेगा? ऐसे 600 लगेगा? तो नो, ऑब्जेक्टिव बन सकता है ऐसा करके, ठीक है। तो याद रखना, जब ऐसे 600 कब लगेगा, जब पेरेंट का ऑडिटर और सब्सिडी का ऑडिटर दोनों क्या हो, अलग हो, तब क्या कर सकता है पेरेंट का ऑडिटर सब्सिडी का ऑडिटर के वर्क का, उसके पेपर्स का
यूज़ कर सकता है अपने CFS चेक करने के लिए, ठीक है। ये नोट्स में था, ये मैं चैप्टर के बीच बीच में नोट्स लिखवाते रहूँगा, ये रिफाइन करके मैंने ये नोट्स बनाता था, ये एक एक पेज का कुछ था, मैंने इसको रिफाइन वे होकर समझा दिया, ठीक है। और इसका याद रखना, ऐसे 600 जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ऐसे के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको एफर्ट थोड़ा लगाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे, क्योंकि मेरे पास कम टाइम है, लॉ की बैच में ये 50 नंबर स्पेशली लाया हूँ जो बच्चे छोड़ते हैं। तो ऐसे 600 तो आप ऑलरेडी कवर कर लो जब ऐसे की रिवीजन करोगे, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, कैसे कैसे आप ऑडिटर का वर्क यूज़ करोगे, कितने लिमिट तक करोगे, किसकी चीज़ में नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बता दिया कि जब सब्सिडरी और पेरेंट्स ऑडिटर अलग अलग होता है, तो हम ऑडिटर दूसरे ऑडिटर का यूज़ वर्क ले सकते हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट दोनों ऑडिटर सेम हो तो भाई मतलब ही नहीं हुआ ऐसे 600 का, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन ही में चलेंगे, पूरा चैप्टर को मैंने क्वेश्चन में बना दिया आपके लिए, ठीक है। नया क्वेश्चन, हाउ टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट ऑफ पेरेंट एंटिटी, ठीक है। देखो लिंक कराता हूँ थोड़ा सा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पेरेंट एंटिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंपोनेंट्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। अब क्या पूछ रहा ना आपसे कि कैसे पता करोगे कि जो पेरेंट एंटिटी ने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए ना वो कंप्लीट है कि नहीं है। हो सकता है कि मान लो ये कंपनी है, इसकी 4 जगह सब्सिडरी है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बिहार, ठीक है। इसने क्या किया, अपने CFS में यही 3 दिखाया, इसको नहीं दिखाया, इसमें बहुत सारे झमेले होते थे। तो भाई इसने अपना क्या किया, इसने अपना कंप्लीटनेस नहीं दिखाया ना, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट नहीं दिखाया ना पेरेंट एंटिटी ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी पता करना, बट उसने गलत पता किया ना। तो कैसे पता करो, क्वेश्चन आता है हाउ टू चेक कंप्लीटनेस, कैसे चेक करोगे तुम किसी कंपनी का ऑडिट करने आ रहे हो CFS का, कैसे चेक करोगे उसने जो कंपोनेंट्स लिए CFS बनाया है। मान लो उसने CFS में बनाया है कि मान लो दिल्ली का 10 लाख का कोई था, 20 लाख था, 30 लाख था और पेरेंट को 40 लाख था, तो 40 + 10 + 20 + 30 100। तो कैसे चेक करोगे 100 सही नहीं है, क्योंकि इसमें बिहार वाले का तो 40 लिया ही नहीं। तो हाउ टू चेक कंप्लीटनेस, ये बिल्स रिसीवेबल मान लो, तो ये ट्रांजेक्शन गलत हो गई ना, क्योंकि कंप्लीटनेस है ही नहीं, क्योंकि बिहार का लिया ही नहीं इसने। तो कैसे चेक करोगे भाई ऑडिटर, पेरेंट कंपनी का कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे, जो भी उसने कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई की। सोचो, लॉजिकल दिमाग लगाओ, सिंपल लॉजिकल वे में सोचो थोड़ा, कैसे पता करोगे। ये हाँ, इसी क्वेश्चन में बात कर रहा था, जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी के बाद सबसे हाईली इंपॉर्टेंट लगता है। ये बताओ, चलो बताता हूँ। द ऑडिटर, पहला पॉइंट, द ऑडिटर शुड रिव्यू हिज पास्ट ईयर वर्किंग पेपर्स लाइक ऑडिट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स। मतलब सर देखो, 2019-20 में कोई CFS बनी होगी, CFS मान लो दिल्ली आ रहा था, मुंबई आ रहा था और बेंगलोर आ रहा था, ठीक है। एक पहले एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। और बिहार आ रहा था, 2019-20 में दिखा रहा था, और पेरेंट कहाँ की थी, हैदराबाद, समझो, ठीक है। तो हैदराबाद पेरेंट थी, ये सब क्या थी, सब्सिडी थी। तो ये सब मिला के आ रहा था बिल्स रिसीवेबल 150 2019-20 में। अब जो 20-21 चालू हुआ ना, इसमें दिखा रहा है हैदराबाद तो है, कंपनी ने क्या किया, दिल्ली, मुंबई, अब बेंगलोर दिखा दिया। तो एक आइडिया हो गया ना यार, पिछले साल तो बिहार भी था आपके कंपोनेंट्स में, इस पर बिहार गया कहाँ, वेयर इज बिहार। तो एक आइडिया हो गया ना, फिर मैनेजमेंट उसका ना हकलाने लगा, सर बिहार। आपको कैसे पता सर बिहार गायब हो गया। भाई पिछले साल की वर्किंग पेपर हमने देखी है, वहाँ पे तो बिहार तुमने लिया था, इस पर बिहार गया कहाँ। और गया तो कैसे किया, कंट्रोल हट गया 60% से कम, 50% से कम। क्या तुमने उसको सेल आउट कर दिया, उसका शेयर्स कंट्रोल हटा दिया, वहाँ से हटा दिया तो दिखाओ ट्रांजेक्शन कैसे किया फिर उसका। तो ये क्या होता है, ऑडिटर क्या करेगा, अपने पास्ट ईयर वर्किंग पेपर को रिव्यू करके आइडेंटिफाई करेगा, चेक करेगा कि पेरेंट एंटिटी ने जो कंपोनेंट्स पता किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। पहला कैसे है, ऑडिटर क्या करेगा, खुद के वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा। या मान लो उसने पिछले साल नहीं किया था ऑडिट, तो जो भी ऑडिटर ने किया था उसके वर्किंग पेपर क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। वर्किंग पेपर लाइक ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, या मान लो जो भी वर्किंग पेपर बनाए होंगे उसने ऑडिट करने टाइम, वो सब चेक करेगा ऑडिटर, कि देखेगा यार पिछली बार तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बिहार था, इस बार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर तो है, बिहार कहाँ गया। तो
कंपनी पूछेगा सर क्या मतलब आपको, भाई बिहार था तुम्हारा सब्सिडरी, इस बार बिहार तुम्हारा सब्सिडी नहीं है, मतलब तुमने बिहार को सब्सिडी हटा, कंट्रोल हट गया होगा, कंट्रोल हट गया हो, तुमने शेयर्स उसके बेच दिए होंगे, तो बेचे होंगे तो सेल हुआ होगा, सेल हुआ तो ट्रांजेक्शन दिखाओ फिर। सोचो, प्रैक्टिकल भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा ऑडिटर, अपना वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आ गया होगा आराम से आपको। और वर्किंग पेपर क्या सर, कुछ भी सर, ऑडिट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, मेनली इसमें कीवर्ड क्या है सर, वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा ऑडिटर। कौन से वर्किंग पेपर, पास्ट ईयर वाले, पता चल जाएगा ना कौन कौन कंपोनेंट थे, नए आए हैं या नए थे जो चले गए हैं, तो एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। और क्या करेगा द ऑडिटर, मिक्स इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट to identify new components or exit of any old component। मतलब सर ऑडिटर आया, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को अभी चेक करना है कंप्लीटनेस। ऑडिटर बैठा है यहाँ पे, यहाँ बैठा है मैनेजमेंट, मतलब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा, या मान लो कोई एमडी बैठा, बीच में बैठा टेबल लगा, एग्जांपल समझा रहा हूँ, टेबल क्या लगा, बंदूक आई। ऑडिटर ने बैठा, बोला कि मैनेजमेंट चल बता कितने कंपोनेंट्स है तेरे, बोला सर 4 है। वो तो पिछले साल थे, नए कितने आए हैं, बोला सर मना किया है। अब ये क्या किया ऑडिटर ने, ट्रिगर, बंदूक का ट्रिगर दबाया, मैंने बोला सर 5 हो गए। बोला सच सच बता। अब इसने हमने गोली डाल दी, सर बोला सर 6। अब इसने क्या किया, उसको लोड किया, बोला सर पक्का 7 है। तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक, ऐसे होता नहीं है। तो ऑडिटर क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी मतलब क्या हो, जस्ट लाइक एक क्वेश्चनर वे में। इंक्वायरी मतलब ये नहीं हुआ कि फिजिकल इंस्पेक्शन, बुक अकाउंटिंग, बस सिंपल बात है, क्वेश्चन खेल रहा है। ये बैठा ऑडिटर, ये बैठा मैनेजमेंट, बोला कि भाई मैनेजमेंट बताओ कि कितने थे, बोला सर 4 थे। बोला 4 तो पिछले साल थे, नहीं बताओ ना कितने आए हैं तुम्हारे कंपोनेंट्स में। तो न्यू कंपोनेंट्स जो भी होंगे ना, वो देखो पिछले साल के अगर सेम रहेंगे 4 तो वो पास्ट ईयर वर्किंग पेपर से पता चल जाएगा। बट कुछ मैनेजमेंट छुपा रहा है, ऑडिटर को शक हो रहा है कि यार कुछ न्यू कंपोनेंट्स भी आए इसके पास, इन्वेस्टमेंट हमने देखा है, इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है कहीं पे। तो क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख जाता है। इन्वेस्टमेंट ऐसे मान लो 20 करोड़ था, इस बार दिखा दिया 120 करोड़, तो पता चल जाता ना कि 100 करोड़ गए कहाँ। तो ऑडिटर को शक हुआ, ऑडिटर ने इंक्वायरी किया मैनेजमेंट से, बता कितने न्यू कंपोनेंट्स आए, मेरे को तो लग रहा है न्यू कंपोनेंट्स है। जैसे इसने गन लोड किया, ये बढ़ाते गया, बोला सर पक्का 7 है, मतलब पहले 4 थे, 3 और ऐड हुए हैं। तो न्यू कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, इंक्वायरी करके मैनेजमेंट से, ठीक है। और क्या करेगा, एग्जिट ऑफ एनी कंपनी, ओल्ड कंपोनेंट्स। सर 3 तो नए आए हैं, प्लस सर जो 4 थे ना सर, उसमें से एक गया भी है सर, हमने उसका ना 50% ज़्यादा कंट्रोल नहीं लिया, उसको सेल आउट कर दिया। सब सच बोल दिया उसने, इंक्वायरी किया मैनेजमेंट से। सर एक बार बताओ सर, ये मैनेजमेंट कौन होता है सर ये मैनेजर पर्सन, एमडी हो सकता है, WTD हो सकता है। सर इसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दो, देखो सर गलत इन्फॉर्मेशन दी ना, तो एक और बताता हूँ मैं आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ये हो गया, हाँ देखो गलत इन्फॉर्मेशन दी ना सर इसने, तो हमने यहाँ पे देखा था, देखो 143(3) में ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होती है सर, यहाँ पे वो गलत इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग भी जा सकती है। तो मैनेजमेंट गलत इन्फॉर्मेशन मत देना ऑडिटर को। 143 में पावर दिया जाता है, डायरेक्टर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन या मैनेजर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो ऑडिटर रिपोर्टिंग कर सकता है, ठीक है। तो एक लिंकेज बता रहा हूँ, परफेक्ट, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, पास्ट ईयर वर्किंग पेपर चेक करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा ऑडिटर, इस साल ऑडिटर कर रहा है, ऑडिटर शैल रिव्यू, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ऑडिटर शैल रिव्यू ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट्स। सब मतलब देखो ABC कंपनी है सर, इसका मान लो इसमें 60% इंटरेस्ट है, कहाँ पे कंट्रोल है, कहाँ पे कोई XYZ में। एक और कंट्रोल है इसका 45%, कहाँ पे मान लो PQR में। एक और कंट्रोल है इसका 25%, कहाँ पे मान लो 15%, कहाँ पे 50% नहीं समझो 30%, कहाँ पे मान लो RST में,
सर देखो एक बात मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे तो ये इसकी सब्सिडी हो गई, क्या ये सब्सिडी है? नहीं, सब्सिडी तो नहीं है। सब्सिडी कब होती है? जब 50% से ऊपर कंट्रोल होता है, ये भी सब्सिडी नहीं है। तो सर और क्या हो सकती है? ऑडिटर क्या कर रहा है? अभी कंप्लीटनेस चेक कर रहा है, ठीक है। ऑडिटर ये नहीं चेक कर रहा है कि सीएफएस में क्या आएगा नहीं आएगा, ऑडिटर ये चेक कर रहा है कि उसने जो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए, कंपोनेंट्स में सब आते हैं, मैंने बताया सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट सब आते हैं। तो देखो ये सब्सिडी तो ठीक है, ये सब्सिडी नहीं है। तो सर ये सब्सिडी नहीं है तो ये क्या है? तो देखो ये सर ज्वाइंट वेंचर कब कब होती है कंपनी? देखो ज्वाइंट वेंचर कब होता है, एक बात बताता हूँ। एसोसिएट्स कब होता है? 20-25% से ऊपर कुछ होता है तो वो एसोसिएट्स कहलाता है, ठीक है। तो मान लो कोई कंपनी में 30% इंटरेस्ट है, मान लो इसी में 30% है, तो सर ये एसोसिएट्स हुआ या ज्वाइंट वेंचर हुआ? क्वेश्चन मार्क। बताओ, एसोसिएट हुआ या ज्वाइंट वेंचर हुआ? कैसे पता लगाओ? मान लो 20-25% ऊपर से एसोसिएट होता है, अकाउंट्स अब याद नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा, बट 20-25% कुछ है उसके ऊपर होता है, एसोसिएट होता है उसमें। अगर कोई कंपनी में इंटरेस्ट है तो एसोसिएट कहलाती है वो कंपनी। बट ज्वाइंट वेंचर कब कहलाती है फिर? सर देखो ज्वाइंट वेंचर होने के लिए ना एक एग्रीमेंट बनता है। 25% से ऊपर या 20% ऊपर है तो वो एसोसिएट भी हो सकती है, वो ज्वाइंट वेंचर भी हो सकती है। बट दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्या करता है? एक एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर तभी होती है जब होता है एक एग्रीमेंट, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं है, 25% ऊपर है तो वो सब्सिडरी एसोसिएट्स कहलाती है, ठीक है। बट वो 25% ऊपर है और ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट भी है, प्लस एग्रीमेंट भी है, तो वो क्या होती है? वो ज्वाइंट वेंचर कहलाती है वो कंपनी। तो याद रखना, ऑडिटर चाहे तो रिव्यू कर सकता है कोई भी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट। कैसे पता? क्यों पता करने के लिए कि ज्वाइंट वेंचर है या नहीं है। तो एग्रीमेंट बना होगा। अगर ज्वाइंट वेंचर, अगर वो बता रहा ना पेरेंटिटी कि हमारे यहाँ ना आरएसटी एक ज्वाइंट वेंचर है, तो भाई एग्रीमेंट दिखाओ, ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट बनता है। तो ऑडिटर क्या करेगा? रिव्यू करेगा ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, ठीक है। फोर्थ, एसोसिएट होगा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। 25% से ऊपर होगा तो एसोसिएट कहला सकता है। 20-25% है, ठीक है, एक बार देख लेना एफआर में। बट ज्वाइंट वेंचर कब होता है? जब एग्रीमेंट होता है, तो ऑडिटर चेक कर सकता है एग्रीमेंट। फोर्थ नंबर क्या है? ऑडिटर शैल रिव्यू दी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स। सब मतलब देखो ये सब क्या कर रहा है? हमें ये सब चेक कर रहा है कि कंपोनेंट्स जो पेरेंट एंटिटी बताई वो सही है कि नहीं है। तो उसको हम क्रॉस चेक करेंगे। हमारे पास ये प्रैक्टिकल भी आ सकता है, कैसे क्रॉस चेक करेंगे? तो ये सब क्रॉस चेक करने के पॉइंट्स हैं। ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट चेक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से, पास्ट ईयर वर्किंग पेपर चेक करेंगे, और चौथा क्या लिखा है? स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। सर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स क्या होता है? देखो बताता हूँ मैं। सर कारो में है ना, कारो रिपोर्टिंग में क्लॉज 13 में ना सर, 13 में रिलेटेड पार्टी जाता है इंफॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे बेटा अपने कारो रिपोर्ट को ना लेके आओ, कारो रिपोर्ट में दिखाओ 13 में तुमने क्लॉज में 13 में क्या क्या है तुम्हारे ऑडिटर ने, या मान लो ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी ऑडिट में रिकॉर्ड में दिखाया होगा कारो रिपोर्टिंग में कि 13 में कौन कौन से रिलेटेड पार्टी डाल रखी है उसने, तो एक पता चल जाएगा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से रिलेटेड पार्टी है। सो और सर सेक्शन 186 189 जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे ना 190, तो एक रजिस्टर मेंटेन होता है, कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, एक रजिस्टर मेंटेन होता है। वो देख के क्या पता लगेगा कि कंपोनेंट्स तुमने जो बताए वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है तुम बता रहे हो 3 कंपोनेंट्स, रजिस्टर में 5 दिखा रहे हो। तो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, लाइक रजिस्टर्स चेक करेंगे। रजिस्टर में कौन वाले? कारो रिपोर्ट वाले रजिस्टर चेक करेंगे जो क्लॉज 30 में रिलेटेड पार्टी बताता है, या सेक्शन 186 189 190 वाले में चेक करेंगे जहाँ रिलेटेड पार्टीज हम आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड में रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। तो कुछ नहीं कर रहे हम, एक तरह से ना जो वो बता रहा है ना उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। ऑडिट में ये होता है जो वाउचिंग करते हैं ना उसको क्रॉस चेक करते हैं हम कि उसने सही वाउचिंग है, उसमें ट्रांजेक्शन हुई कि नहीं हुई है, तो उसने जो कंपोनेंट्स बताया वो सही कि नहीं है, तो उस कंपोनेंट्स की क्या करते हैं? रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं हम एक तरह से, ठीक है। और लास्ट क्या है? रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एज वेल एज इट्स कंपोनेंट्स। सब मतलब पेरेंट के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है 500 करोड़ रुपीस, पहले पिछले साल कितना था? 200 करोड़ रुपीस। तो भाई ये जो 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हो, ऑडिटर ने चेक किया ये 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इस साल, तो भाई कहाँ हुआ है उसको क्या करना है? रिव्यू करना है, ठीक है। और ये ना तो इसके ही भाई ये तुम्हारी जो सब्सिडी है इसमें 60% इंटरेस्ट है, इसके भी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट में बैलेंस शीट में कोई पिछले साल 200 करोड़ था, इस साल क्या हो गया? 300 करोड़ हो गया। तो ये 100 करोड़ का आपकी सब्सिडी भी इन्वेस्टमेंट किया है,
क्योंकि ये सब्सिडी मान लो किसी और में 50% ऊपर होल्ड करती है, तो ये भी सब्सिडी बोलती है, और इसका क्या होता है, ये अल्टीमेट पेरेंट होता है। तो हम ना तो पेरेंट्स का चेक करेंगे एज वेल एज इट्स कंपोनेंट्स लाइक सब्सिडरी का भी हम क्या चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि पता चलेगा यार तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया ना सब्सिडरी, वो कहाँ किया है। हो सकता है किसी कंपनी में किया हो, 50% ऊपर कंट्रोल आ गया हो, तो ये भी तो सब्सिडरी 2 बन गई, ये सब्सिडरी 1 बन गई, और ये इसका अल्टीमेट पेरेंट बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखेंगे यार, पिछले साल तुमने 200 किया, इस बार 500 करोड़ किया, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया कहाँ। मतलब ऑब्वियस बात है कहीं कंट्रोल लिया होगा आपने, 50% ऊपर कंट्रोल हो सकता है, या हो सकता है 30% हो, तो वो सब्सिडी नहीं बनेगी। तो वो भी ऑडिटर चेक करेगा, इन्वेस्टमेंट चेक करेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्शन चेक करेगा पेरेंट कंपनी का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था सर, ये हाईली इंपॉर्टेंट था, हाईली इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, ये हाईली इंपॉर्टेंट ये सब जोन था कि चेक करने का पॉइंट आ सकता है कि कैसे चेक करेगा कंपोनेंट्स जो भी पेरेंट ने आइडेंटिफाई किए। ठीक है, चलो एक मैं समझाता हूँ लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे में। व्हाट आर द मेजर्स, देखो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा रीडिंग पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट था मैं इसको हाईली इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, जो रीडिंग बोल रहा हूँ उसको रीडिंग मार के ही छोड़ना थोड़ा। ठीक है, ये सब हर जगह मिलेगा आपको, ये सब स्टेप्स है। व्हाट आर द मेजर्स, what are the measures taken by auditor before commencing the audit of CFS। ठीक है, सिंपल बोल रहा है कि अब देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया ऑडिटर, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया, तुम कंपोनेंट्स को कैसे चेक करोगे वो भी पढ़ लिया हमने। अब क्या बोल रहा है सर, ये क्वेश्चन याद रखना, क्या बोला, मेजर्स बिफोर कमेंसिंग, मतलब अभी ऑडिटर तुम ऑडिट करने नहीं गए हो, बट उससे पहले तुम एक प्री प्लान करोगे। क्या करोगे, प्री प्लान, कि सामने एक कहते नहीं एक ब्लूप्रिंट बनाओगे कि तुम कैसे कैसे काम को करने वाले हो। तो वही बोल रहा है कि ऑडिट करने से पहले सीएफएस का बिफोर कमेंसिंग तुम क्या क्या एक ब्लूप्रिंट बना के रखे हो ऑडिटर, वो बताओ। ठीक है, एक रफ रीडिंग आनी है यहाँ से। ठीक है, जहाँ रफ रीडिंग होगी वहाँ रफ रीडिंग मारना, इंपॉर्टेंट नहीं है सब, बट मैं कवर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा चांसेस आ जाएंगे, फिर आप मेरे को भूलोगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, समझते जाओ। कुछ नहीं बोला है, द ऑडिटर मेक अ, ये एक नॉर्मल है सर, ये आप भी आप एग्जाम लिख दोगे, मेक अ प्रॉपर प्लान। कभी भी कुछ एग्जीक्यूट करने से पहले ना आपको मई में एग्जाम देना था, एक प्लान बना के रखना। विदाउट प्लान सब फेल होता है, कुछ काम नहीं देगा फिर, क्योंकि आप खिचड़ी बन जाता है फिर बाद में जाके। तो कभी भी अब मान लो ऑडिटर ही है ना, सीएफएस की ऑडिट करने जा रहा है ना, तो एक प्रॉपर प्लान बनाओ, कीवर्ड से या प्रॉपर प्लान बनाओ। ठीक है, क्यों, टू कंडक्ट ऑडिट इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में, इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। सिंपल सी बात है, प्लान क्यों बनाते हैं, एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हो, बट प्लान क्यों बना रहे हो, क्योंकि वो तैयारी है ना इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हो, जल्दी भी हो और 100% भी हो। तो ऑडिट करने जाने से पहले ऑडिटर क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा। प्लान बनाएगा मतलब क्या, देख कंपनी में मान लो ऑडिटर के पास कंपनी में देखा रिसोर्सेज में 3 सीए हैं, तीनों अच्छे लेवल में सीएफएस कर चुका, ऑन ऑडिट कर चुका है, तो बोलेगा देख तू 2 आदमी जाना, एक बाद में चेक करने जाना इनकी वर्क को, फिर 3 लोग रिसोर्स में लगाएंगे, 3 आर्टिकल लगाएंगे, तो एक प्रॉपर प्लान बनाएगा। आज इस पार्ट का चेक करेंगे, कल इस कंपोनेंट चेक करेंगे, एक जाने से पहले एक ढांचा तैयार करेगा ऑडिटर। ठीक है, प्रॉपर प्लान क्यों बना रहा है, प्रॉपर प्लान क्योंकि ऑडिट जो है ना वो इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो, जल्दी भी हो और प्रॉपर 100% भी कंप्लीट हो। 100% तो नहीं होता, चलो 80% कंप्लीट कर दो ऑडिट को। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर्स है, कब, बिफोर कमेंसिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, देन ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये सब देखो एक एग्जांपल समझा दो, ये सब सारा काम है ना ऑडिटर एक तरह से अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा है। मतलब मान लो सीए का कोई ऑफिस है, मान लो लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, ये सब काम अपने ऑफिस में कर रहा है। वो सब सारे काम कहाँ था, वो सारे काम कंपोनेंट्स के पास पहुंच के कर रहा था। ये सब सारे काम कहाँ कर रहा है, ऑफिस में बैठ के कर रहा है। तो एक सबसे क्या कहते हैं, ये प्री प्लान है, ये सारा प्री हो रहा है। मतलब ऑडिटर अपने रूम में ही बैठ के, ऑफिस में बैठ के, सीए फॉर्म में बैठ के ये सब प्लान कर रहा है। बट वो सब ने पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, कैसे चेक करेगा, उसके लिए क्या करेगा, ये ऑफिस से उठ के कहाँ जाता है, कंपोनेंट्स के यहाँ जाता है, पेरेंट के पास जाता है। बट ये सब जो काम हो रहा है ना, ये जितना पढ़ रहे हैं हम, ये अपने ऑफिस में कर रहा है। इसलिए यहाँ पे नहीं देखना, आप सारे पॉइंट आपको लगेगा ना, हाँ ये तो ऑफिस में बैठ के प्लान बनाएगा। फिर ऑफिस में बैठ के क्या करेगा, द ऑडिटर शुड understand the group structure, including group wise control like
आईटी कंट्रोल एंड जनरल कंट्रोल। सर मतलब समझा रहा हूँ सर, मतलब देखो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, सारा काम ऑफिस में हो रहा है। देखो बता रहा हूँ, यहीं पे ऑडिटर चेयर बैठा हुआ है, ऑडिटर ने बोला कि काम करो, एबीसी पेरेंट है, उसका क्या करो, ग्रुप स्ट्रक्चर ले आओ। जैसा नहीं बोलते हम बचपन में कि स्कूल में एडमिशन करने जा रहा है तो उसका प्रोस्पेक्टस ले आओ, तो एक काम करो उस कंपनी का ना ग्रुप स्ट्रक्चर ले आओ। हमें आइडेंटिफाई, हमें पहले पढ़ना है कौन कौन से उसके ग्रुप है। रिलायंस कंपनी है तो उसके कौन कौन से कहाँ कहाँ ग्रुप है। तो ऑडिटर क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है उस ग्रुप स्ट्रक्चर को। मान लो रिलायंस कंपनी है, इसके इतने सारे ग्रुप फैले हुए हैं, तो एक ओवर थ्रू कर रहा है, गो थ्रू कर रहा है कि हाँ, ओवरव्यू कर रहा है कि कौन कौन से ग्रुप स्ट्रक्चर है। और क्या चेक कर रहा है, उनके कंट्रोल चेक कर रहा है कि मान लो कि रिलायंस है, रिलायंस का एक कंपनी है, सब्सिडरी है, वो दिल्ली में है, तो इसका है ना आईटी कंट्रोल ना बहुत तगड़ा है। देखा ना इसके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, यार क्या आईटी कंट्रोल है इसका। जो इसके ऑडिटर ने, दिल्ली वाले ऑडिटर ने जो अपना इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दिखा रखा है, वाह यार हर चीज़ इसका A+ है। बट यहाँ पे एक देख रहा है यूपी, क्या मान लो बैंगलोर, यहाँ वाली इसकी कोई ग्रुप स्ट्रक्चर में मान लो यूनिट्स से कंपोनेंट्स है, यहाँ पे देख रहा है कि ऑडिटर ने खूब सारी गलती पता की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल बहुत वीक है इनका, या मान लो जनरल कंट्रोल ओवरव्यू जो जितने कंट्रोल होते हैं कंपनी में बहुत वीक है। तो ऑडिटर ये भी आइडेंटिफाई कर लेगा, अच्छा मेरे को दिल्ली वाले पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बट ये यूपी और बैंगलोर वाले बहुत मेहनत करना है, क्योंकि इनका ना कंट्रोल बहुत ख़राब है। हो सकता है इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया ना वो गलत दिया है, क्योंकि इनका कंट्रोल ही वीक है। जब कंट्रोल वीक है तो हो सकता है विडो ड्रेसिंग होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, बहुत चांसेस है मैनिपुलेशन के, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा ग्रुप स्ट्रक्चर। ग्रुप स्ट्रक्चर क्या अंडरस्टैंड करेगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स है। उसके बाद क्या चेक करेगा, उसके ग्रुप वाइज कंट्रोल, कि दिल्ली कंट्रोल बहुत अच्छा है, हाई है, बट इसके दोनों कंट्रोल में बहुत लो है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब पेरेंट एंटिटी इनसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेना तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वीक है, तो यहाँ पे हम दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। तो ये सारे काम कहाँ हो रहा है, ऑफिस के अंदर हो रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, प्री मेजर्स होते हैं, ऑडिटर के प्री मेजर्स होते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है, द ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। मतलब सर सिंपल सी बात, हमने पढ़ा था सर कि पेरेंट को है ना अकाउंटिंग पॉलिसी को हार्मोनाइज करना पड़ता है। मान लो हार्मोनाइज तो कर दिया, बट ऑडिटर को ही तो नॉलेज होना चाहिए कि पेरेंट कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, कॉस्ट और NRV या वेटेड एवरेज, इसने तो कर दिया, और क्या कंपोनेंट्स ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, कॉस्ट और NRV या वेटेड एवरेज। तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए, एक अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ऑडिटर बोलेगा पेरेंट कंपनी को कि भाई तुम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भेजना कौन कौन सी फॉलो करते हो, और बोलेगा तुम्हारी जो भी कंपोनेंट्स है ना उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी मंगाना वो कौन कौन सी फॉलो करता है। तो इससे क्या होगा ना, ये चेक करेगा ऑडिटर क्या पेरेंट ने हार्मोनाइज किया है उसको कि नहीं किया है। पेरेंट ने अपने CFS में क्या कॉस्ट और NRV कर दिया अपना, बट उसके कंपोनेंट्स में दिखा रहा है वेटेड एवरेज, तो एक है ना इम्बैलेंस बन रहा है दोनों के बीच में। तो ऑडिटर को पहले पता तो होना चाहिए कि तुम्हारी पेरेंट कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है और कंपोनेंट्स कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, तभी तो ऑडिटर ये चेक कर पाएगा कि दोनों हार्मोनाइज किया कि नहीं किया पेरेंट ने। जब ऑडिटर को पता ही नहीं होगा तो क्या ही फायदा फिर। तो ऑडिटर क्या करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी को अंडरस्टैंड करेगा, कंपोनेंट्स वाले को और पेरेंट वाले को। ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब अभी गया नहीं है वहाँ पे, ये सब अपने ऑफिस में कर रहा है, मंगा के कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्री मेजर्स होते हैं, ठीक है। देन ऑडिटर should determine the nature, ENT बोलते हैं इसको, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट, मतलब किस किस पार्ट पे पहले काम करना है। ऑडिटर क्या करेगा, ये देखो ये नॉर्मल, ये हर जगह मिलेगा आपको। टाइमिंग मतलब मान लो ऑडिटर ने बोला कि आज ये काम करो, 9 तारीख को बिल्स पेबल चेक करना है सारे कंपोनेंट्स का, फिर 10 तारीख को बिल्स रिसीवल चेक करना है, फिर 11 तारीख को इन्वेंट्री चेक करना है। तो ऑडिटर डिटरमाइन कर लेगा कि नेचर क्या क्या चेक करना है, टाइमिंग क्या क्या होना चाहिए, और किस एक्सटेंट तक चेक करना है। नेचर, एंड फॉर नेचर, T फॉर टाइमिंग, X फॉर एक्सटेंट, मतलब बिल्स पेबल के लिए देखना है कि 10 करोड़ से ऊपर वाले हो गए, उसी के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना, 10 करोड़ से नीचे मत लेना, बड़ी कंपनी है। बिल्स रिसीवल 50 करोड़ से ऊपर होंगे तभी लेना एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो नेचर मतलब क्या, पहले 9 तारीख को क्या करना है, बिल्स रिसीवल, 10 तारीख को बिल्स पेबल, 11 तारीख को इन्वेंट्री, ये सब क्या वो नेचर पता करना है और टाइमिंग पता करना है। एक्सटेंट मतलब किस एक्सटेंट तक उसको जाके एनालिसिस करके ऑडिट एविडेंस लेना है। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर डिसाइड करेगा। कब, अभी ऑडिट करने से पहले एक फ्रेमवर्क बना रहा है सारा, ठीक है। और लास्ट क्या है, यहीं पे लिख देता हूँ, द ऑडिटर शुड also decide
बाय व्हाट एक्सटेंट ही विल बी यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। नोट्स मिल जाएंगे आपको सही से, टेंशन मत लेना आप। ऐसे 600 क्या बोला था मैंने कि जब पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर और सब्सिडरी का ऑडिटर दोनों अलग होता है तो ऑडिटर ये भी सोच सकता है कि यार पेरेंट एंटिटी का ठीक है मैं ऑडिटर हूँ, बस सब्सिडरी और उसके कंपोनेंट्स का ऑडिटर कोई और है, तो एक काम करता हूँ ना, मैं उसके ऑडिटर का यूज़ ऑफ वर्क ले लेता हूँ, उसके वर्किंग पेपर्स को चेक कर लेता हूँ। क्या हो सकता है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है पेरेंट ने वो अपने कंपोनेंट्स के बारे में वो गलत दिया हो। तो ऐसे 600 बोलता है कि हाँ आप यूज़ ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर ले सकते हो, बट किस एक्सटेंट तक उसको यूज़ करना है ना। मान लो बिल्स पेबल के लिए आप यूज ऑफ अदर ऑडिटर वर्क ले रहे हो, बस बिल्स रिसीवेबल के नहीं ले रहे हो, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो पेरेंट एंटिटी का ऑडिटर डिसाइड करेगा। हो सकता है वो सारे काम के लिए यूजिंग ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर ले ले। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब ऑफिस में बैठ के एक ऑडिटर है ना, मतलब बोर्ड लेके आया, अपने मेंबर्स को मेंबर्स बैठाया, आर्टिकल्स को बैठाया, बोला कि देखो ये सब हमारा प्लान है। पहले हमने क्या किया, ग्रुप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है। फिर क्या किया, उसके कंट्रोल चेक किए, कहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करना है। फिर क्या किया, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट चेक किया कि कौन कौन से पार्ट को कब कब चेक करना और किस एक्सटेंट तक चेक करना है, ठीक है। फिर और क्या चेक किया, एक प्रॉपर प्लान बनाया कि देखो इफिशिएंट क्यों बनाया, क्योंकि ऑडिट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में हो, जल्दी हो और 100% अच्छे से हो, ठीक है। और क्या था, अकाउंटिंग पॉलिसी आइडेंटिफाई किया, क्योंकि सीएफएस में क्या होता है, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होता है। जब ऑडिटर को पता ही नहीं होगा कि पेरेंट कंपनी कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है और सब्सिडरी कौन सी फॉलो कर रहा है, तो ऑडिटर हार्मोनाइज कैसे चेक करेगा? तो ऑडिटर क्या पहले पता करेगा, ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी पता करेगा, ठीक है। और क्या चेक करेगा, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट बता दिया। और ऐसे 600 में ऑडिटर हेल्प ले सकता है, तो वो भी चेक करेगा किस एक्सटेंट तक उसको हेल्प लेना है, कोऑर्डिनेशन कैसे रखना है, यूजिंग ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर का वर्क कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसको इतना ही रखते हैं आज। अच्छा खासा पढ़ाया मैंने, इंपॉर्टेंट था आज का। आज के देखो कल वाले लेक्चर से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, आज के लेक्चर से रिटेन जितना होगा ना आपके पास, नोट्स प्रॉपर बनेंगे, मैंने रिफाइन कर दिया आपके लिए, ठीक है। कोशिश करना, एक बार समझ आ जाएगा, मेरे को नहीं लगता आता है, बट सेकंड रिवाइज करने में आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने अपना पूरा ट्राई किया कि आपको एक अच्छे एग्जाम्पल समझा के एक एक पॉइंट को डिकोड करके मैं आपको समझा दूँ। और याद रखना, क्वेश्चन वे में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा ना, हिट कर जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, प्री पूछा, मतलब पहले प्री कमेंसिंग ऑफ ऑडिट करने से पहले ये वाला क्वेश्चन आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट में वो वाला क्वेश्चन आएगा। अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर में 143(1) वाला, और क्या होगा, ट्रू एंड फेयर भी वाला वो आएगा। तो ये सबको दिमाग में घूमना चाहिए, क्वेश्चन देख के आपको आंसर याद आना चाहिए। तो क्वेश्चन याद करने पर थोड़ा फोकस किया करो, ठीक है। चलो गुड नाइट, पढ़ो अच्छे से, कमेंट करके बताना, मैं डालते रहूँगा सीएफएस और भी चैप्टर्स डालूंगा, ठीक है।